अब चलिए अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारा लेक्चर 1 होने वाला है, पहला लेक्चर होने वाला है। ऐसे ऐसे करके हम लोग 10 से 12 लेक्चर करेंगे और ये 10 से 12 लेक्चर में हमारे सारे के सारे टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे इंडियन पॉलिटी का। समझिए, सबसे पहले पॉलिटी समझने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको बताएंगे कॉन्स्टिट्यूशन से। चलिए सबसे पहले हम यहाँ बताते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए ये तो बेसिक चीज है, संविधान। होता क्या है कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली सेट ऑफ रूल्स है, समझिए, ठीक है। ये क्या है? बेसिक सेट ऑफ रूल्स है। ये अपने पास बेसिक सेट ऑफ रूल्स है, लेकिन ये वैसे नियम है ना जो सबके साथ एक्सेप्टेड है, एक्सेप्टेड बाय ऑल। ये बात याद रखिएगा। कोई भी रूल, कोई भी नियम जब तक सारे लोग एक्सेप्ट ना करें तब तक वो समाज में कभी इंप्लीमेंट नहीं हो सकता है। तो ये नियम का संग्रह है जो समाज के सभी लोगों के द्वारा स्वीकृत होता है, मतलब सब कोई समाज का उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। अच्छा, कुछ चीजें होती हैं कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीजें लिख दी गई है और कुछ चीजें अनरिटन होती है। ये दो फॉर्म होता है। ये बेसिक फॉर्म आपको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस ये तो अपना आप वैसे भी 11th का एनसीईआरटी पढ़ेंगे, कुछ बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास जैसे रिटन होता है, एक अनरिटन होता है। कुछ रूल्स हमारे वैसे भी होते हैं जो लिखे नहीं गए होते हैं, लेकिन हम उसको फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, तो वो भी तो सेट ऑफ रूल्स ही है। तो हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझना है वो ये बेसिक सेट ऑफ रूल्स होता है जो समाज के सारे लोग एक्सेप्ट करते हैं। हमें यहाँ पे सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझना है। भारत का संविधान कैसे बनाया गया था, किन लोगों ने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, हमारे संविधान सभा की बैठक कितनी बार हुई थी, हमारे संविधान को कब एक्सेप्ट कर लिया गया था, कब हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट कर दिया था। कुछ बेसिक क्वेश्चन है। उससे पहले देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, इसका सबसे पहला जो अपने पास ओरिजिन होता है, ये जो संविधान है ना, इसकी जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है यूएसए से। आज पता है वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल कंट्री है यूएसए। यहां से शुरुआत होती है। यूएसए आपको पता है, जनरली यूएसए देखिए 1776 में ये क्या किया था, इंडिपेंडेंस गेन किया था यूएसए। 1776 में इंडिपेंडेंस गेन करने के बाद इसने पहला कॉन्स्टिट्यूशन 1787 में बनाया था, और उसके बाद से पूरे वर्ल्ड में, समझिएगा, उसके बाद से पूरे वर्ल्ड में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग शुरू हो चुका था। आज हर एक कंट्री को रूल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो चाहे वो ऑथोरिटेरियन हो। हर एक कंट्री में जो है अपने पास क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन तो जरूरत होता है। तो हमारी कंट्री चाहे कैसी भी हो, उसको रूल करने के लिए क्या चाहिए हमको, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए ना। और देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन एक बेसिक फीचर है हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री का। चाहे कोई भी कंट्री हो, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। ये कॉन्सेप्ट पूरे वर्ल्ड में इमर्ज हुआ। फिर भारत में भी इसका कॉन्सेप्ट आएगा कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन इंडिया क्या था कि इंडिया, आपको पता है कि 200 सालों तक लगभग जो है वो ब्रिटिशर्स का गुलाम रहा था। हम 200 ईयर्स तक ब्रिटिशर्स का गुलाम थे। देखिए, बैटल ऑफ प्लासी से शुरू होता है ना, ब्रिटिश रूल हमारे यहाँ बैटल ऑफ प्लासी से शुरू होता है। और ये बैटल ऑफ प्लासी से जो रूल हमारे यहाँ शुरू होता है, ये कब तक चलता है? ये हमारे यहाँ 1947 तक चलता है, ये 1947 तक चलता है कि नहीं है, जब तक हमको आजादी नहीं मिल जाती है। बीच में एक ब्रेक थ्रू आता है 1857 में, 1857 का जो विद्रोह था। ये सब हिस्ट्री का पोर्शन है, हिस्ट्री में आपको अच्छे से बताया जाएगा। अब सुनिए, हम लोग ब्रिटिशर्स के गुलाम थे काफी लंबे समय तक। फाइनली ब्रिटिशर्स ने हमसे जो है वो रूल वगैरह जो है वो अपने हिसाब से चला रहे थे। हम लोगों ने आंदोलन भी किया था, ठीक है, काफी अच्छा खासा आंदोलन। 1857 में एक बार ब्रिटिश रूल को ब्रेक करने के लिए आंदोलन हुआ था। उसके बाद जो है कभी आंदोलन हुआ ही नहीं। फाइनल हमारे यहाँ जो है वो आंदोलन की शुरुआत जो है वो 1905 में होती है, स्वदेशी मूवमेंट से। स्वदेशी मूवमेंट से जो है भारत में अपने पास शुरुआत हो जाती है, जब लाल बाल पाल लड़ते हैं। ये सब हिस्ट्री का पोर्शन है, आप समझिए। अब क्या हुआ कि जब ब्रिटिशर्स हमारे पास आ गए, ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ रूल करना चालू कर दिए थे, ठीक है। फिर हम लोगों ने 1928 में, मतलब 1920 के आसपास, देखिए जब महात्मा गांधी हमारे यहाँ आते हैं, महात्मा गांधी नॉन कॉपरेशन की शुरुआत करते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो जब से महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की थी, उसके बाद क्या होता है कि ब्रिटिशर्स के ऊपर थोड़ा सा दबाव बनना शुरू हो जाता है, और उसके बाद ब्रिटिशर्स हमारे साथ थोड़ा सा बोलते हैं ना कि कोलैबोरेट करना चालू कर देते हैं। 1928 में क्या हुआ कि हम लोगों ने काफी अच्छा खासा डिमांड किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, भारत को भारतीयों के हिसाब से रूल करना है। ब्रिटिशर्स ने इस चीज को एक्सेप्ट भी किया था, लेकिन उन्होंने क्या किया, 1928 में अपने यहां से एक बंदे को भेजा जिसका नाम था जॉन साइमन। जॉन साइमन नाम का पर्सन आता है और यहाँ पे एक कमीशन लाता है जिसका नाम था साइमन कमीशन। ये 1928 में आया। इसका चेयरपर्सन था जॉन साइमन।
ये आया भारत के लिए, भारतीयों के लिए संविधान बनाने। आप इंडिया में आ रहे हो, इंडियन के लिए संविधान बना रहे हो। लेकिन क्या था कि इस कमीशन में एक बहुत बड़ा डिमेरिट ये था कि इसके सारे मेंबर्स जो थे वो ब्रिटिशर्स थे। इसके सारे के सारे मेंबर कौन थे? इसके सारे के सारे ब्रिटिश मेंबर थे। अब ये बात कभी हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हैं भाई। रूल हमारे लिए बना रहे हो और जो आपके पास बंदा है वो कहाँ गया? ब्रिटेन का। वो ना तो हमारा लैंग्वेज समझेगा, ना तो हमारे कल्चर को समझेगा, ना तो हमारे कस्टम को समझेगा, हमारे हिसाब से रूल कैसे बनाएगा? तो फाइनली याद रखिए कि उन्होंने अपना साइमन कमीशन भेजा था ब्रिटिशर्स ने 1921 में, और हम लोगों ने एक स्लोगन भी दिया, साइमन गो बैक। और इस स्लोगन के बाद जो है हमने उसका अपोज किया। साइमन गो बैक है कि नहीं, ये स्लोगन देके हमने उसका अपोज किया। ये काफी अच्छा खासा अपोज था। फाइनली जो है वो जॉन साइमन बेचारे नाराज हो गए, उन्होंने फेंक दिया पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन। बोला लो अगर तुम बना सकते हो तो खुद ही बना लो, हम लोग भी थोड़े ढीठ ठहरे है कि नहीं। फाइनली याद रखिएगा कि उस समय कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो प्रपोजल था एक्सेप्ट कर लिया और बोला कि हम खुद अपने लिए संविधान बनाएंगे। फिर 1928 में, ठीक है, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई, भारत की जितनी पार्टीज थी, ठीक है, उन सबका एक कॉन्फ्रेंस बुलाया गया। और उस समय जो है अपने पास नेहरू जी को, कौन नेहरू? पीटी नेहरू नहीं, उनके फादर मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में जो है अपने पास एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया जिसका नाम रखा गया नेहरू रिपोर्ट 1928 में। एक्चुअली समझिए ये क्या था, तो एक तरीके का ना एक बेसिक कॉन्सेप्ट था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, रूपरेखा कैसा होगा, वैसा डिलीवर करने वाला एक कॉन्सेप्ट था नेहरू रिपोर्ट। फाइनली हमारा नेहरू रिपोर्ट जो है वो तैयार हो गया, नेहरू रिपोर्ट पब्लिश भी हो गया 1928 में। इसके बाद हमने अपने हिसाब से कुछ डिमांड रख दिया ब्रिटिशर्स के सामने, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया। बोले ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो अवधारणा रखी गई वो 1934 में एम एन रॉय के द्वारा। ये नाम याद रखिएगा, एम एन रॉय। इन्होंने सबसे पहले जो डिमांड किया कि अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, एक ऐसा असेंबली चाहिए जो भारत में भारतीयों के लिए संविधान बनाए। असेंबली क्या होती है? एक्चुअली ग्रुप ऑफ पीपल होता है। तो ये डिमांड किया गया कि भारत में भारतीयों के लिए संविधान बनाने के लिए एक असेंबली चाहिए। और ये एम एन रॉय आपको पता है, यही फाउंडर है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925। तो ये जनरली याद रखिएगा कि एम एन रॉय जो है वो क्या किए, पहला डिमांड किए। उसी साल 1934 में कांग्रेस ने भी डिमांड किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, लेकिन वो डिमांड जो है सबसे सक्सेसफुल तरीके से 1935 में जो है वो स्वीकृत किया गया सारे मेंबर्स के द्वारा। तो कांग्रेस ने भी 1935 में डिमांड किया कि हमें क्या चाहिए, हमें अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए जिसमें हम भारत के लिए, भारतीयों के लिए संविधान बनाएंगे, वैसा हमारे पास असेंबली चाहिए। फाइनली ब्रिटिशर्स ने हमें बदले में क्या दिया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्या प्रोवाइड किया हमको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हमारे पास आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हमारे पास आया था, कुछ प्रोविजन इसके अंदर थे। इसी के तहत पहली बार हमारे यहाँ प्रोविंशियल इलेक्शन करवाए गए थे। इसी टाइम पे हमारे यहाँ जो है वो प्रोविंशियल इलेक्शन करवाया गया, मतलब पूरे भारत को जो है वो 11 प्रोविंस में बांट दिया गया था। पूरे भारत को 11 प्रोविंस में बांट दिया गया था। अब इस 11 प्रोविंस में इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए, जिसमें से कांग्रेस जो है वो 8 प्रोविंस में जीत के आ गई थी, ठीक है। वहां पे अपने प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बना लिया था। उस समय हेड को जो है अपने पास प्रोविंसेस के हेड को प्राइम मिनिस्टर बोलते थे। तो ये हमारे पास हुआ था, ये सब चीजें चल रही थी। भारत मतलब ठीक ठाक तरीके से रन कर रहा था, किसी भी तरीके का कोई पॉलिटिकल टर्मोइल हमारे यहाँ नहीं था, राजनीतिक अस्थिरता किसी भी तरीके से हमारे कंट्री में नहीं थी, चीजें चल रही थी। लेकिन उसी समय क्या हो गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया 1939 में। अच्छा, हमारे यहाँ प्रोविंशियल इलेक्शन 1937 में हुआ था, ठीक है, 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शन कंडक्ट हुआ। उसी समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया 1939 में, जिसकी शुरुआत हुई थी और 1942 तक चला था, सॉरी 45। इस बात को थोड़ा समझिएगा क्या है, ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक्चुअली 2 ग्रुप में हुआ था। ये सब आप जनरली देखिए, ये वर्ल्ड पॉलिटी के हिस्से में हम आपको बता देंगे, ठीक है, कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो 2 ग्रुप में हुआ था। एक तरफ अपने पास अलाइड फोर्सेस थे और एक तरफ मेरे पास एक्सिस फोर्सेस थे। एक्सिस फोर्सेज में 3 थे, अलाइड फोर्सेज में 4 थे। मेनली एक्सिस फोर्सेज में अपने पास जर्मनी,
इटली और जापान था। अलाइड फोर्सेस में हमारे पास 4 थे, यूएसए सर, ब्रिटेन और फ्रांस था। अच्छा, इधर जो है वो ब्रिटेन का हालत खराब कर रखा था जर्मनी ने, ठीक है। तो ब्रिटेन ने क्या किया उसी टाइम पे, ब्रिटेन ने ये अनाउंस कर दिया पूरे वर्ल्ड के सामने कि इंडिया इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है वो ब्रिटेन को सपोर्ट कर रहा है, इंडिया हमारे फेवर में है। अब ये बात इंडियन पॉलिटिशियन को लग गई खराब, धक्के वाली बात थी। फाइनली उन लोगों ने बोला कि हमने तो ऐसा कुछ कमिटमेंट आपके साथ किया ही नहीं था। अच्छा, गांधी जी ने जो है वो कमिटमेंट के बदले एक चीज बोला था कि देखो हम तुम्हें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट कर रहे हैं, अगर हम सपोर्ट करेंगे तो क्या बदले में आप हमें क्या इंडिपेंडेंस दे दोगे, स्टार्टिंग में ही पूछा था गांधी जी ने 1939 में। लेकिन ये बात उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि उनको लगा था कि हम तो जीत जाएंगे, है कि नहीं। फाइनली याद रखिएगा क्या हुआ कि उन्होंने जैसे ही बोल दिया कि इंडिया मेरे साथ है, तो अब इंडियंस नाराज हो गए। नाराज होने के बाद फाइनली क्या किया इन लोगों ने, हमारे यहाँ जो प्रोविंशियल इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, जो प्रोविंशियल इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, जो 1937 में जो इलेक्शन हुआ था और जो हमारे यहाँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी थी, तो जो 1937 वाली जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी इसने रिजाइन कर दिया 1939 में। ये जो गवर्नमेंट 1937 में बनी थी इसने रिजाइन कर दिया 1939 में, ये दिखाने के लिए कि हम ब्रिटिशर्स के साथ नहीं है। अब ब्रिटिशर्स के इमेज को धक्का लगा। फाइनली ब्रिटिशर्स ने क्या किया फाइनली ब्रिटिशर्स ने हमें कुछ ऑफर दिए, ले ऑफर देके मार डाला, ले एक के बाद एक ऑफर ले, है कि नहीं है, बस किसी भी तरीके से इंडिया सपोर्ट में आ जाए मेरे। फाइनली उन्होंने पहला ऑफर जो हमें दिया वो था अगस्त ऑफर 1940 में, ये प्रपोजल भी जो है हमारा रिजेक्ट हो गया। दूसरा क्रिप्स को भेजा, स्टैफर्ड क्रिप्स को, अपने यहां से उन्होंने स्टैफर्ड क्रिप्स को भेजा, जिसे हम क्रिप्स प्रपोजल बोलते हैं, 1942 1942, ठीक है। फिर उसके बाद उस समय हमारे यहाँ के वेवल थे। अच्छा, ये दोनों प्रपोजल हमने एक्सेप्ट नहीं किया, सारा का सारा जो हमने रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, हमने कहने का मतलब क्या है जी, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और उस समय मुस्लिम की जो है वो रिप्रेजेंटेटिव पार्टी थी एक, मुस्लिम लीग, इन दोनों ने, आईएनसी और मुस्लिम लीग, इन दोनों ने जो है अपोज कर दिया। फाइनली उस समय लॉर्ड वेवेल, उस समय वायसराय थे हमारे भारत के, उन्होंने सारे लीडर्स को, अच्छा, और हम लोगों ने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया 1939 में, है कि नहीं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को हमने हटा दिया, 1939 में प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया, सारे बड़े बड़े नेताओं को उठा के जेल में डाल दिया गया था, फिर सबको बुलाया गया, लॉर्ड वेवेल सबको को बुलाते हैं शिमला में कि आइए ठंडक है, बैठते हैं, कुछ करते हैं। वहां मीटिंग हुई वहां शिमला में 1935 में, वेवेल प्लान लाया गया, ठीक है। फिर भी हमने उस प्लान को रिजेक्ट कर दिया। कारण क्या था रिजेक्ट करने का, बस एक मात्र कारण, वो ये था कि हमने ब्रिटिशर्स को बोला कि भाई हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, वो गुड्डू भैया वाला, हमें चाहिए फुल इज्जत, मतलब हमें क्या चाहिए भाई, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। लेकिन बदले में वो हमको दे क्या रहे थे, बदले में वो हमको जो प्रोवाइड कर रहे थे वो था डोमिनियन स्टेटस। बदले में वो हमें जो दे रहे थे ना, वो क्या दे रहे थे, वो बदले में हमको दे रहे थे डोमिनियन स्टेटस। अच्छा, डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या होता है समझिएगा, वो जो अपना अगस्त ऑफर दिए, चाहे वो वेवेल प्लान हो, चाहे वो क्रिप्स प्रपोजल हो, इन सब में वो हमको क्या दे रहे थे, डोमिनियन स्टेटस। ये होता क्या है कि आप देखिए, आपको मैंने आजादी दे दी, ठीक है, आप आजाद हैं, लेकिन आपके कंट्री का जो अपने पास हेड ऑफ द स्टेट होगा ना, वो हम होंगे। मतलब आपके यहाँ जो भी साइन होगा वो सब जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के नाम से होगा। मतलब समझे, एक्सटर्नल कंट्रोल आज भी उन्हीं के पास रहेगा। कॉन्सेप्ट ये है, डोमिनियन स्टेटस हमें जो प्रोवाइड कर रहे थे। हमने बोला कि हमें तो चाहिए पूर्ण स्वराज, हमें तो चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, तो हमने इस डोमिनियन स्टेटस के प्रपोजल को कर दिया रिजेक्ट, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, पूर्ण स्वराज। और ये पूर्ण स्वराज का डिमांड हमारे यहाँ आज से थोड़ी ना आ रहा था, ये पूर्ण स्वराज का जो डिमांड था ना, हमारे यहाँ सबसे पहले 1929 कांग्रेस की एक मीटिंग हुई थी लाहौर में, लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस बोलते हैं इसको। इस लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस में जो है वो क्या हुआ था कि पहली बार हमारे यहाँ पूर्ण स्वराज का डिमांड आया था 1929 में। उसी समय हमने बोला था कि अब भारत को कोई स्टेटस नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही चाहिए, वो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। मतलब भारत जो है कंप्लीट जो है वो इंडिपेंडेंट कंट्री बनेगा। उस समय हमने 1930 में फिर वो अपना जो है वो इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट किया था। ब्रिटिशर्स को समझ आ गया कि ये लोग मानने वाले तो है नहीं, ठीक है।
क्योंकि इनका तो डिमांड बस एक ही है, और वो डिमांड क्या है? पूर्ण स्वराज है। ठीक है, अब इसके बाद ब्रिटिशर्स ने सबसे लास्ट जो अपना दाव चला वो था उनका कैबिनेट मिशन प्लान। ब्रिटिशर्स का जो सबसे लास्ट दाव जो था वो था अपने पास कौन सा? कैबिनेट मिशन प्लान, जो बना तो 1945 में था, लेकिन भारत में कब आया था कैबिनेट मिशन प्लान? 1946। ये फॉर्म्ड हुआ है 1945 में, लेकिन भारत में कब आया कैबिनेट मिशन प्लान? 1946। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अपने कैबिनेट से 3 बंदे को उठाया और उन 3 बंदे को जो है हमारे यहाँ भेजा कि जाओ इन ब्रिटिशर्स को थोड़ा समझाओ। वो 3 बंदे वहां से कौन थे? पैथिक लॉरेंस, लॉरेंस साहब, स्टैफर्ड क्रिप्स, ये वही है जिन्होंने क्रिप्स प्रपोजल हमारे यहाँ लाया था, और थर्ड थे एवी अलेक्जेंडर। तो ये 3 बंदे जो है वो क्रिप्स मिशन योजना के जो है अपने पास मेन बंदे थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, जिसमें पैथिक लॉरेंस को हमने चेयरमैन बनाया था। मतलब वो चेयरमैन बना के इनको भेजे थे कि जाओ इंडियंस को थोड़ा समझाओ कि वो जनरली ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट करे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। सब कुछ ठीक चल रहा था, ये लोग आए, इन लोगों ने बोला कि ठीक है, मैं जो है आपकी बातों को एक्सेप्ट करता हूं, मैं आपको कंप्लीट इंडिपेंडेंस दूंगा। ठीक है, आपको संविधान बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, मैं आपका वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप करके दूंगा, आपको जो चाहिए मैं दूंगा, बस आपका चाहिए कोऑपरेशन, आपका चाहिए साथ, बदले में मिलेगी फुल इज्जत। फाइनली कैबिनेट मिशन हमारा आ गया। ठीक है, इसको कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया, कैबिनेट मिशन प्लान को जो है वो कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया। दूसरी तरफ क्या है कि मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट कर लिया। बात यह है कि मुस्लिम लीग अभी तक, देखिए ये सारा प्रोपोजल जो है वो कांग्रेस तो रिजेक्ट कर रही थी ना, ये सारा प्रोपोजल कांग्रेस रिजेक्ट कर रही थी, लेकिन एक बात बताइए, तीनों प्रोपोजल मुस्लिम लीग का है रिजेक्ट कर रहा था, इसके पीछे कारण क्या था? कारण एकदम सिंपल था कि मुस्लिम लीग चाहता था, आपको पता है 1930 के दशक से ही मुस्लिम लीग क्या चाहती थी कि हमें जो है पाकिस्तान चाहिए जो मुस्लिम मेजोरिटी वाला रीजन हो उसके लिए, ये फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान चाहते थे। कैबिनेट मिशन प्लान में कहीं भी पाकिस्तान की बात नहीं कही गई थी, फिर भी इन्होंने एक्सेप्ट किया क्योंकि कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ना एक प्रोविजन था, वो था ग्रुपिंग का। इसके तहत एक प्रोविजन किया गया, वो प्रोविजन था अपने पास ग्रुपिंग प्रोविजन। ये ग्रुपिंग प्रोविजन क्या था ये थोड़ा समझा देते हैं। ठीक है, तो फाइनली 1946 में हमारे पास एक प्लान आया जिसका नाम क्या था अपने पास? गुड, कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, और उसके तहत अपने पास प्रोविजन आया ग्रुपिंग का। ठीक है, कि हम ग्रुपिंग कर देंगे कि यहाँ मुस्लिम मेजोरिटी वाले रीजन है वहां से मुस्लिम कैंडिडेट, यहाँ पे अगर हिंदू मेजोरिटी वाले हैं तो वहां से वो बंदे आ जाएंगे। ठीक है, फाइनली हमने क्या किया कि इसके तहत, ठीक है, हमारे जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, ठीक है, इसको हमने 3 कम्युनिटी में बांट दिया। पूरे ब्रिटिश प्रोविंसेस को हमने 3 कम्युनिटी में बांटा, मुस्लिम, सिख और जनरल। जनरल में कौन आएंगे? बाकी जितने भी मुस्लिम और सिख के बाद बच गए, जैसे हिंदू हो गए बाबू, ज्यूस हो गए, पादरी हो गए, ये सारे के सारे जितने भी पारसी वगैरह, ये सारे के सारे इधर जनरल में आ जाएंगे। और उसके बाद हर एक मेंबर को, अच्छा देखिए अब कैबिनेट मिशन आ चुका है 1946 में, उसने बोला कि आपके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी तो उसमें मेंबर्स आएंगे। अब वो जो मेंबर्स आएंगे तो मेंबर्स हम लाएंगे कहां से? तो उसके लिए हमने पूरा का पूरा जगह डिसाइड कर लिया कि कौन कौन सी कम्युनिटी से मेंबर लाएंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ हमने प्लेस भी डिसाइड किया कि कहां कहां से बंदे को उठा के लानी है, वो भी हमने डिसाइड किया कि हम कहां कहां से बंदे को उठा उठा के लाएंगे। ठीक है, और हर एक बंदा कितने लोगों को रिप्रेजेंट करेगा ये भी डिसाइड कर लिए कि हर एक सीट जो है वो 1 मिलियन पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। 1 मिलियन जानते हैं, जल्दी से हम लोग भी यहाँ पहुंच जाएंगे तो 1 मिलियन। हाँ, आप लोगों का साथ रहेगा तो बड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे, है कि नहीं है? अभी तो शुरुआत है, देखिए चैनल अभी शुरू हो रहा है, ग्रो कर रहे हैं हम लोग। आप लोग अगर साथ में रहिएगा, कंटिन्यूटी आपका बना हुआ रहेगा, हम लोगों का कंटिन्यूटी बना रहेगा, तो आगे चल के हम लोग किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं जो अपने पास पीसीएस लेवल का एग्जाम होता है। बेसिक इससे बाहर कुछ आता है क्या? सारे बेसिक यही होते हैं। ठीक है, फाइनली 1 सीट जो है वो 1 मिलियन पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, 10 लाख लोगों को। ठीक है, अब उस समय हम बंदे कहां से लाएंगे? तो देखिए हमारे पास टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाएगी उसमें 389 मेंबर्स लाएगा, 389 मेंबर। इसमें से हमने बोला कि मेंबर्स हम दोनों जगह से लेंगे, ब्रिटिश इंडिया मतलब ब्रिटिश प्रोविंसेस से भी लेंगे, ब्रिटिश प्रोविंसेस से भी लेंगे, और जो प्रिंसली स्टेट है वहां से भी लेंगे। अच्छा ये दोनों नया टर्म क्या है तो इसको एक बार समझा देते हैं हम आपको। देखिए हमारे यहाँ क्या था कि जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ रूल कर रहे थे तो उस समय ब्रिटिश इंडिया, यहां समझिएगा, यहां समझाते हैं कि जो ब्रिटिश इंडिया था ये 2 पार्ट में डिवाइडेड था। ब्रिटिश इंडिया 2 भाग में था, एक तो थे प्रोविंसेस
ब्रिटिश प्रोविंसेस, ये वो जगह थे जहां पे ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रूल कर रहे थे। और एक था प्रिंसली स्टेट, कुछ वैसे जगह जहां पे ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रूल नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो क्या किए हुए हैं, बल्कि वो अपने यहाँ से जो है वो वहां के राजा महाराजा ही रूल कर रहे हैं, बट दे हैड एक्सेप्टेड द सुजरनिटी ऑफ द क्राउन। सुजरनिटी का मतलब समझे, मतलब इन्होंने ब्रिटिशर्स को अपना माई बाप मान लिया है कि हम आपको हर साल जो है वो टैक्स प्रोवाइड करते रहेंगे, बाकी आप हमारे यहाँ रूल करने दीजिए, एक्सटर्नल आप मेरा संभालिए, इंटरनल जो रूल रेगुलेशन है, टैक्स कलेक्शन है, वो सब काम हम करके आपको साल में एक बार टैक्स प्रोवाइड कर देंगे, है कि नहीं है। तो इधर ब्रिटिश प्रोविंसेस वो जगह थे जहां पे ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रूल कर रहा था, दूसरी तरफ प्रिंसली स्टेट थे जहां पे इंडियन प्रिंस रूल कर रहे थे, यहाँ पे जहां पे इंडियन किंग रूल कर रहे थे, बट अंडर द सुजरनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन, मतलब भारतीय मतलब कि ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में ही भारतीय राजा रूल कर रहे थे। तो हमने जो है वो दोनों जगह से बंदे लाए, इस प्रोविंसेस से भी बंदा लाया और इस प्रिंसली स्टेट से भी, ठीक है। अब देखिए ब्रिटिश प्रोविंसेस से टोटल मेंबर तो हमने लाया 389, इसमें प्रोविंसेस से हमने लाया 292 मेंबर्स, और हमने सॉरी 296 मेंबर हमने यहां से लाया, और हमने प्रिंसली स्टेट से लाया 93 मेंबर्स, ठीक है। अब ये जो 296 मेंबर्स है ना, समझिएगा, ये जो 296 मेंबर्स है ना, ये मेंबर्स हमारे पास कैसे आए थे, तो जो 1937 में मैंने बताया था पहला इलेक्शन हमारे यहाँ कंडक्ट करवाया गया था, प्रोविंशियल इलेक्शन, तो वो जो प्रोविंशियल इलेक्शन था ना, उसी में से बंदों ने क्या किया था, अपने बीच में से मेंबर्स को इलेक्ट करके भेजा था। मतलब क्या है कि उनके इलेक्शन में डायरेक्टली लोगों ने तो पार्टिसिपेट नहीं किया था ना, वहां पे पार्टिसिपेट इनके इलेक्शन में किसने किया था, वो 1937 में जो प्रिंसली वहां पे जो प्रोविंशियल इलेक्शन हुआ था उन्हीं लोगों ने। तो मतलब वो लोग आए थे पीआर सिस्टम के थ्रू। अब ये नया टर्म आ गया, पीआर क्या होता है, दो मेथड ऑफ इलेक्शन है, क्लास 11th एनसीईआरटी पढ़िए पता चल जाएगा। एक होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और दूसरा होता है एफपीटीपी, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। मतलब ये समझ लीजिएगा, जिस इलेक्शन में हम डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं वो कहलाता है एफपीटीपी। 18 साल के आप हो गए, आप उसके बाद जिस भी मेंबर के इलेक्शन में आप जा रहे हैं, ठीक है, वो एफपीटीपी के थ्रू हो रहा है। और बाकी जहां पे आप नहीं बल्कि आपके द्वारा चुने गए लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो पीआर है। जैसे राज्यसभा का इलेक्शन होता है पीआर के थ्रू होता है, कुछ मेंबर नॉमिनेट होते हैं जो प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ एमएलसी का इलेक्शन होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो ये सब अपने पास एफपीटीपी जो है ना, समझिए, ठीक है, ये हमारे यहाँ बेसिक और कॉमन है, बेसिक और कॉमन है एफपीटीपी। लेकिन हमारे ये जो मेंबर आए थे ब्रिटिश इंडिया से, वो टोटल के टोटल 296 पीआर के थ्रू आए थे। उन्हीं लोगों ने, मतलब प्रोविंशियल इलेक्शन में जो लोग थे उन्हीं लोगों ने जो है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। और इधर 93 मेंबर्स जो है वो प्रिंसली स्टेट से आए थे। मतलब यहाँ पे राजा ने क्या किया, राजा जी है, देखे कि बहुत सारे लोग खड़े हैं, उसमें एक पढ़ा लिखा बंदा है, बोले कि आओ यहाँ जाओ, थोड़ा समझो वहाँ क्या हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे जाके थोड़ा देखो क्या हो रहा है। तो उसको उठा के वहां भेज दिए। तो ऐसे हमारे पास बंदे आए थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये भी डिवीजन है कि हमारे जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, अच्छा ब्रिटिशर्स ना जो रूल कर रहे थे दो तरीके से, एक तरफ तो गवर्नर के थ्रू रूल कर रहे थे और एक तरफ कमिश्नर के थ्रू। आज देखिए हमारे यूटीज में कमिश्नर का रूल होता है ना, तो वैसे ही समझिए जहां पे गवर्नर का रूल था वहां से 292 मेंबर, और जहां पे कमिश्नरीज थी टोटल 4 ब्रिटिश कमिश्नरीज थी, तो वहां से अपने पास ये 4 बंदे। वैसे आप ये डिवीजन याद रखिएगा, 296 बंदे जो थे वो ब्रिटिश इंडिया से आए थे, और मतलब ब्रिटिश प्रोविंसेस से, और 93 मेंबर्स जो है वो प्रिंसली स्टेट से आए थे, मतलब टोटल जाके 389 मेंबर्स बने थे। तो यहाँ पे मेथड क्या था, यहाँ पे मेथड हमारे पास दोनों है, ठीक है। मेथड अपने पास समझिएगा पीआर भी है, और साथ में क्या है अपने पास, पीआर प्लस नॉमिनेशन, नॉमिनेटेड भी थे, ठीक है। समझिए यहां पे जो अपने पास पीआर है, पीआर के थ्रू कौन से थे, तो ये जो अपने पास ब्रिटिश प्रोविंसेज वाले मेंबर थे, और ये नॉमिनेटेड कौन से थे, तो नॉमिनेटेड हमारे जो थे वो प्रिंसली स्टेट वाले। तो अगर मान लीजिए आपसे आगे जाके मेंस में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज पार्शियली नॉमिनेटेड एंड पार्शियली इलेक्टेड, ये जो हमारे पास है, ठीक है, वो क्या है, पार्शियली नॉमिनेटेड और पार्शियली इलेक्टेड है। तो आप बता दीजिएगा कि हमारे जो मेंबर्स थे 389, उसमें से 296 मेंबर ब्रिटिश इंडिया से आए थे, 93 प्रिंसली स्टेट से आए थे। प्रिंसली स्टेट में राजा ने नॉमिनेट करके अपने मन से भेजा था, ठीक है, और इधर 296 मेंबर्स जो है वो पीआर के थ्रू आ गए थे। अब इसके बाद मैं जो भी पीडीएफ अपलोड करूंगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में डालूंगा, ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा और ज्यादा कंफर्टेबल हो, ठीक है। तो फाइनली इतना पॉइंट तो आपको समझ आ गया, ये सारे हमारे मेंबर्स आ गए, इधर नॉमिनेटेड मेंबर आ गया, ठीक है। हमारा जो है कंस्टिट्यूएंट असेंबली बन के क्या हो गया, तैयार हो गया।
अब इसके मेंबर टोटल हो गए हमारे पास, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा मेंबर्स किसके थे? कांग्रेस के। ये नंबर याद रखिएगा, कांग्रेस के मेंबर 208। उसके बाद सेकेंड नंबर पे जो है वो कौन थे? मुस्लिम लीग, 73 मेंबर्स, ठीक है। ये मुस्लिम लीग कहां से आए थे सारे के सारे मेंबर्स? जो मुस्लिम रिजर्व्ड जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, मैंने बताया ना, मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन को क्यों एक्सेप्ट किया था? क्योंकि यहाँ पे ग्रुपिंग का प्रोविजन था। मतलब तीन प्रोविजन में हमने, तीन रीजन में हमने बांट दिया था ना ब्रिटिश इंडिया को। एक होगा मुस्लिम मेजोरिटी वाला रीजन, एक होगा सिख मेजोरिटी वाला रीजन, और तीसरा होगा अपने पास जनरल, है कि नहीं है? तो ऐसे जो है हमारा जो है मुस्लिम लीग, जो मुस्लिम रिजर्व जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज थे वहां पे सारे मेंबर्स आ गए, और बाकी जो है वो 15 सीट इंडिपेंडेंट थी। तो आपको ये दोनों याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो है वो लार्जेस्ट नंबर किनका था? कांग्रेस का था। उसके बाद जो है अपने पास मुस्लिम लीग 73 मेंबर लेके आया, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग छोड़ देता है। आपको पता है ये असेंबली जो है वो बाइकआउट कर देते हैं मुस्लिम लीग। जब मुस्लिम लीग चले जाते हैं तो उसके बाद जो है याद रखिए हमारे टोटल मेंबर बच जाते हैं 299, 299 मेंबर हमारे पास बच जाएंगे, ठीक है। पहले स्टार्टिंग में अपने पास कितने मेंबर आएंगे? तो स्टार्टिंग में याद रखिएगा अपने पास, और उसके बाद लास्ट में याद रखिएगा मुस्लिम लीग के जाने के बाद कितने आएंगे वो। अब देखिए सब कुछ बन गया। कंस्टिट्यूएंट असेंबली की बात बताइए, क्या सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी? कंस्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के साथ साथ याद रखिएगा भारत के लिए लॉ बना रही थी। लॉ मेकिंग बॉडी भी है कंस्टिट्यूएंट असेंबली। एक टाइम पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी को हम क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट भी बोलते हैं। हम एक टाइम पे इसको पार्लियामेंट भी बोलते हैं। भारत का पहला पार्लियामेंट था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, भारत का पहला संसद था, ठीक है। उस अब ब्रिटिशर्स यहाँ से जाने वाले हैं, सारे के सारे ब्रिटिशर्स यहाँ से वापस होने वाले हैं, तो भारत में रूल रेगुलेशन चलाएगा कौन? तो उस समय एक इंटरिम गवर्नमेंट बना दी गई। जो मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थे उन्हीं को इंटरिम गवर्नमेंट में डाल दिया गया। उन्हीं को जो है अपने पास, अच्छा इंटरिम गवर्नमेंट ना एक अस्थायी सरकार होती है जो कुछ समय के लिए रूल करती है, तब तक जब तक जो है वो परमानेंट सरकार चुन के ना आ जाती हो। तब फाइनली जो इंटरिम गवर्नमेंट बनाया गया उसमें प्रेसिडेंट बनाया गया लॉर्ड वेवेल। आपको पता है ये वही वायसराय थे। इनके बाद जो है माउंटबेटन आ गए थे। तो माउंटबेटन साहब फरवरी में आए थे ना जी। और ये लास्ट हमारे पास क्या है? वायसराय ऑफ इंडिया, ठीक है। तो फरवरी 1947 में माउंटबेटन आ गया, तो वो प्रेसिडेंट बनाए गए थे। कमांडर इन चीफ जो हमारे पास थे वो कौन थे? क्लॉडे, ये अपने पास ऑचिनलेक। यहाँ पे ये पॉइंट याद रखिए कि जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर या फिर जो वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। होम अफेयर्स, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये दोनों सरदार पटेल साहब बनाए गए थे। एग्रीकल्चर एंड फूड मिनिस्टर राजेंद्र बाबू, जी हाँ, भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट, ये बनाए गए थे अपने पास इंटरिम गवर्नमेंट में, एग्रीकल्चर एंड फूड मिनिस्टर। फिर अपने पास कॉमर्स मिनिस्टर जो है वो इब्राहिम इस्माइल। फाइनेंस मिनिस्टर लियाकत अली खान, जो पहला प्राइम मिनिस्टर बनेगा पाकिस्तान का। हेल्थ मिनिस्टर अपने पास ये गजानफर अली खान। और डिफेंस मिनिस्टर बलदेव सिंह, और एजुकेशन एंड आर्ट मिनिस्ट्री जो है वो राजगोपालाचारी के बाद। ये जो अपने पास है ना तीनों मेंबर, समझिए, इब्राहिम इस्माइल हो गया, लियाकत अली खान हो गया, चाहे अपने पास जो है वो जी अली खान हो गया, ये तीनों मुस्लिम लीग के थे। हमने इनको इंटरिम गवर्नमेंट में जगह दिया था, ठीक है। और ये इंटरिम गवर्नमेंट में आ गए थे, इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी आने के लिए एक्सेप्ट किए थे पहली बार। तो ये मुस्लिम लीग के मेंबर थे। उसके अलावा डिफेंस मिनिस्टर बलदेव सिंह, ये आईएनसी के थे, ये भी अपने पास सी राजगोपालाचारी, ये सब अपने पास इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर। तो ये इंटरिम गवर्नमेंट क्या था समझ आया ना? वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे जिनको इंटरिम गवर्नमेंट में डाल दिया गया था कि अगर ब्रिटिशर्स जाएंगे तो भारत को जो है वो तब तक चलाने के लिए कोई तो चाहिए ना। तो यहाँ पे पहले से इन लोगों को पूरा का पूरा ट्रेनिंग दे दिया गया कि हाँ आप कैसे काम कीजिएगा, ठीक है। फाइनली हमारे कंस्टिट्यूएंट असेंबली का दो काम था, मैंने बताया दो मेजर फंक्शन थे हमारे कंस्टिट्यूएंट असेंबली का, दो काम था। पहला तो इसे कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाना है, और दूसरा ये लॉ भी बनाना है। तो ये एक तरीके से लॉ मेकिंग बॉडी भी थी, इसलिए हमने बोला ना कि हमारा जो पहला संसद है वो क्या है? हमारा कंस्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा ही भारत की पहली संसद भी है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के रूप में काम किया, ठीक है, संविधान निर्माता के रूप में। अब क्या हुआ कि पहली बार मीटिंग बैठी, ठीक है। अब जब पहली बार मीटिंग बैठी तो उसके बाद उस बीच में से किसी एक बंदे को तो चेयरपर्सन चूज करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो उस टाइम पे तो अभी किसी को किसी की क्वालिटी क्या पता, अभी तो सारे एक साथ बैठे ही हैं, सारे के सारे लोग अभी एक साथ आए हैं ना, अभी किसी को कोई क्वालिटी में पता नहीं है, ठीक है। तो उस समय जो सबसे ओल्ड एज के थे उनको उठा के बना दिया गया कि जी आप एक काम कीजिए, आप टेम्पररी चेयरमैन बन जाइए। तो उस समय डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो है, ठीक है, याद रखिए ये हमारे टेम्पररी चेयरमैन बनाए गए, ठीक है। पहली मीटिंग इनकी बैठी थी 9 दिसंबर को 1946।
और टेम्पररी हमारे चेयरमैन बना दिए गए सच्चिदानंद बाबू, बिहार से रहने वाले, ठीक है। फाइनली उसके बाद सब कुछ हो गया, यहाँ सबसे ओल्ड एज के थे इसलिए इनको बनाया गया, सब कुछ चलने लगा, एकदम बढ़िया से चल रहा था, सब कुछ ठीक था। फाइनली जब उसी समय डिसाइड कर लिया गया कि परमानेंट चेयरमैन किनको बनाया जाएगा, तब जाके परमानेंट चेयरमैन जो बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र बाबू यहाँ पे क्या बने, इसके प्रेसिडेंट बन गए, ठीक है, कंस्टिट्यूएंट असेंबली के। अब इनकी जिम्मेवारी क्या होगी कि ये सबको बराबर का अधिकार दे, कंस्टिट्यूएंट असेंबली में बोलने का, संविधान सभा में बोलने का या फिर अपना पक्ष रखने का, सबको बराबर का अधिकार देना इनका जिम्मेवारी हो गया। उसी समय याद देखिए, अगर वाइस प्रेसिडेंट तो एच.सी. मुखर्जी साहब बने थे, वाइस प्रेसिडेंट जो बने थे वो एच.सी. मुखर्जी, वैसे इंपॉर्टेंट है ये नाम भी, ठीक है। तो ये एच.सी. मुखर्जी जी जो है वो क्या बना दिया गया, वाइस प्रेसिडेंट। तो इधर हमारे पास ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन वाला। दूसरी तरफ क्या है कि ये लॉ मेकिंग बॉडी भी थी, इसने भारत के लिए जो है वो कानून भी बनाए थे, ठीक है, याद रखिए। तो ये लॉ मेकिंग बॉडी के रूप में भी काम किया था। उस समय उसके चेयरमैन, जब ये लॉ मेकिंग बॉडी के रूप में बैठती थी ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उस समय उसके चेयरमैन जीवी मावलंकर साहब होते थे। ये वही हैं जो लोकसभा जब पहली बार इलेक्शन हुआ 1951-52, तो उस समय जो है याद रखिएगा अपने पास क्या है कि पहले लोकसभा के चेयरमैन बनने वाले जीवी मावलंकर साहब। तो ये जनरली उस समय अपने पास उसके चेयरमैन होते थे और उसके वाइस प्रेसिडेंट टीटी कृष्णमाचार्य, ठीक है। तो ये वाला तो वैसे इंपॉर्टेंट नहीं, जब तक आपको ये ना पूछे, ठीक है, कंस्टिट्यूएंट असेंबली एज अ लॉ मेकिंग बॉडी उस समय चेयरमैन, तब तक आपको याद रखना है कि जीवी मावलंकर नहीं लगाना है। जब भी आपसे चेयरमैन पूछे तो आपको याद रखना है कि राजेंद्र बाबू है, लेकिन जब वो दे दे कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली एज अ लॉ मेकिंग बॉडी, और उस समय उसके चेयरमैन कौन थे, तो जीवी मावलंकर साहब थे, ठीक है। इतना बात बिल्कुल क्लियर हो रहा है आप लोगों को, समझ आ भी रहा होगा, रिप्लाई देते रहिए ताकि पता चले, ठीक है। अब देखिए, हम लोग बैठ गए, प्रपोजल बन गया, तैयार हो गया सब कुछ, ठीक है, चलने लगा अपना, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन बात यह है कि भाई बनाना क्या है, हम लोग तो बैठ गए ना, मीटिंग तो हो गई ना, अब आगे तैयार क्या करना है ये तो डिसाइड करना होगा ना। फाइनली ये डिसाइड किया गया कि अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा कैसा, रूपरेखा कैसा होगा। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था कि एक प्रपोजल पेश किया था जिसका नाम था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जिसका नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। तो इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया, ये उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या था, एक तरीके से हम बोलते हैं ना, इसके बारे में एक बात याद रखिएगा, जैसे आज प्रियम्बल है ना, प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो बस ये समझ लिएगा कि ये प्रीफेस था कॉन्स्टिट्यूशन का, कि हमारा संविधान कैसा होगा वो सब कुछ इसके अंदर उन्होंने बता दिया कि हम अपने संविधान के अंदर लोगों को कौन कौन से अधिकार देने वाले हैं, कौन कौन सा न्याय देने वाले हैं, कौन कौन सा वैसा टॉपिक होगा जिसको हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, एक ब्रीफ टाइप का प्रोवाइड करके दे दिया गया, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन फाइनली याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इसको प्रेजेंट किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और 13 दिसंबर को, 9 दिसंबर को पहली मीटिंग, 11 दिसंबर को दूसरी मीटिंग, और 13 दिसंबर। तो ये 13 दिसंबर को जो है वो अपने पास क्या किया गया था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है वो प्रेजेंट कर दिया गया था, जिसे हमारे कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट किया था, और बाद में यही हमारा क्या बन जाता है, प्रियम्बल। आज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का जितना भी प्रोविजन है आप उसको प्रियम्बल में देख सकते हैं। उस समय जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में जो जो अपने पास प्रोविजन डाले गए थे सब प्रियम्बल में डाल दिया गया, ठीक है। अब फाइनली सब बन गया, सारे लोग आ गए, ठीक है, क्या क्या बनाना है ये भी पता चल गया, लेकिन उन सारे लोगों को तो एक ही टॉपिक पे नहीं लगा सकते ना, एक ही प्रोविजन पे तो सारे लोग काम नहीं करेंगे। तो फाइनली ये डिसाइड किया गया कि हमारे जो मेंबर्स है ना उनको बांट देते हैं, सब कोई का काम अलग अलग बांट देते हैं। बांटने के लिए हमने कमिटीज बनाई, टोटल हमारे पास जो है वो कमेटी जो है वो क्रिएट कर दिया गया, 21 कमेटी बनाई गई, 21 ग्रुप बनाया गया, ऐसे समझिए सिंपल सा, कि हमने जो है वो 21 कमेटी बनाई, मतलब 21 ग्रुप बनाया, जिसमें 13 ग्रुप जो है वो माइनर थे और 8 ग्रुप थे वो मेजर थे, मतलब कुछ वैसे टॉपिक जिसके ऊपर इन लोगों को ज्यादा काम करना है, तो वैसे वैसे 8 टॉपिक जो है याद रखिए वो 8 ग्रुप के हिसाब से बना दिया गया। तो 8 मेजर ग्रुप बने और 13 माइनर ग्रुप। ये 8 मेजर ग्रुप में कौन कौन सा ग्रुप था, उसके चेयरमैन कौन थे, ये बात याद रखिएगा क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो फाइनली ये मेरा क्रिएट हो गया, ठीक है, सब कुछ बनने लगा, मेजर टॉपिक। बिल्कुल, इसमें हम पूरा का पूरा बीपीएससी कवर करेंगे, जितना भी बीपीएससी में आता है। अभी पहले तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा प्री का है वो कंप्लीट हो जाएगा,
इसके बाद हम लोग तुरंत, जैसे देखिए अभी प्री के लिए जितना भी अपने पास टॉपिक है ना वो सारा टॉपिक यहाँ पे कवर कर लेंगे। हम लोग यहाँ पे अपने पास पॉलिटी कवर करेंगे, हिस्ट्री कवर करेंगे, आर्ट एंड कल्चर का भी टॉपिक कंप्लीट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा इकोनॉमी का टॉपिक कवर करेंगे, ज्योग्राफी का टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। साथ में बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल के साथ साथ करंट अफेयर्स। देखिए करंट अफेयर्स तो आप लोग खुद पढ़ते ही हैं, लेकिन क्या है कि एक ब्रीफ मिल जाएगा ना। देखिए कुछ चीजें क्या होती है ना, पढ़ा हुआ याद नहीं होता, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ बातें सुन लेते हैं और दिमाग में बैठ जाता है। और करंट अफेयर्स पढ़ाते वक्त अगर टीचर से एक आध वर्ड गलती हो जाए, ऑप्शन गलत हो जाए, ठीक है, दिमाग में बैठ जाता है, फिर उसके बाद जो है अगर मान लीजिए वही एग्जाम में आ गया तो याद हो जाती है। तो हम इसमें से ये कुछ कुछ टॉपिक है जिसको हम कवर करेंगे, लगभग पूरा का पूरा टॉपिक हम लोग यहाँ कवर करने वाले हैं। एनवायरमेंट भी करेंगे जी, साथ में स्टैटिक करवा देंगे। जब स्टैटिक कर लेंगे तो आपको पता है स्टैटिक से भी क्वेश्चंस बने जाते हैं, हर साल 3-4 क्वेश्चंस स्टैटिक से आ जाता है, तो वो कवर हो जाएगा। अभी जो वेटेज के हिसाब से पॉलिटी कर लेंगे, हिस्ट्री कर लेंगे, इकोनॉमी, ज्योग्राफी ये सब करेंगे, और बिहार स्पेशल को थोड़ा ज्यादा ध्यान दे दीजिएगा, है कि नहीं है। तो इसमें आपको पूरा का पूरा कवरेज मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, पूरा का पूरा हम लोग इसके अंदर कवर करेंगे। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात, ये सब हो जाएगा। जितना भी आप लोगों का डाउट है ना वो सारा डाउट आपके क्लास में ही क्लियर होंगे, और हम लोग लाइव आके क्लासेस देंगे पूरा का पूरा। जो भी हो आप डायरेक्टली हमसे पूछिए और हम यहाँ पे आपको जो है वो रिप्लाई देते रहेंगे। आप बस जुड़िए हमारे साथ, और साथ में अपने दोस्तों को जोड़िए। देखिए एक बात बताते हैं, नॉलेज बांटने से बढ़ता है, ये तो आप लोग भी पढ़े हैं। एक बार अगर आपने चैनल को शेयर किया है मतलब क्या है, अगर आपने एक बार चैनल को शेयर किया तो आपके साथ आपके दोस्त भी आएंगे, तो हो सकता है कि अगली बार अगर आप ज्वाइन करना भूल गए या कहीं मार्केट में सब्जी खरीद रहे हैं कि नहीं, अब क्या होता है देखिए, पटना, बाकी समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, ये सब जो छोटे छोटे टाउन है, ठीक है, पटना को छोड़ के बाकी जो छोटे छोटे टाउन है वहाँ पे क्या होता है कि बच्चे इस टाइम पे निकलते हैं बाहर सब्जी खरीदने। तो अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करके रखे रहिएगा तभी तो आपको याद दिला देगा ना, रिकैप करवा देगा कि भाई क्लास आ रही है धीरज सर की, या क्लास आ रही है रवि सर की, या फिर अपने पास मतलब सब कोई का गिरजा सर का क्लास आ रहा है, चलो आ जाओ आप। तो वैसे जो भी हमारे ग्रुप में टीचर लोग आएंगे उन सारे लोगों का जो है आपको क्लास याद रखने के लिए दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, पता चल जाएगा, ठीक है। अब सुनिए, फाइनली हमने क्या किया कि 21 कमेटी बनाई, 13 माइनर कमेटी, 8 मेजर कमेटी। उसमें से जो 8 मेजर कमेटी थी उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी और उसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी। सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी, और ये आपको पता है कि ये बीपीएससी में भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी, अच्छा एक चीज हम आपसे पूछेंगे, शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ठीक है, लेकिन आपको शायद अभी याद नहीं होगा, लेकिन जैसे पूछेंगे दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो 29 अगस्त 1947 को बन के तैयार हो गई थी। हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी कब बन गई? 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, जिसके चेयरमैन बनाए गए बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको? मॉडर्न मनु, हम यही पूछने वाले थे। आधुनिक मनु किनको बोला जाता है? कभी कभी इनसे मॉडर्न मैन भी पूछा जाए, ठीक है। मॉडर्न मैन ऑफ रिनेसेंस जो है वो राजा राम मोहन राय, लेकिन अगर सीधा मॉडर्न मैन पूछा जाए तो बी आर अम्बेडकर। मॉडर्न मनु, मनु कौन थे आपको पता है ना, मनु स्मृति लिखने वाले, ठीक है। भारत का पहला लॉ माना जाता है मनु स्मृति, तो इसलिए इनको मॉडर्न मनु बोला जाता है, ठीक है। इनको चेयरमैन बनाया गया, टोटल जनरली इसको जो है 141 दिन लगी इस कमेटी को इसको ड्राफ्ट करने में, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी हमारी बन गई, ठीक है। टोटल 7 मेंबर्स को इसके अंदर रखा गया, टोटल 7 मेंबर्स थे, ठीक है। अब एक काम करना है आपको, ये 7 मेंबर्स का नाम याद करना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो चेयरमैन आपको हमेशा याद रखना है, भीमराव अंबेडकर थे, यहां लिखा गया देखिए कि मॉडर्न मनु है या मॉडर्न मैन है, मैं यही नाम आपसे पूछने वाला था, ठीक है। उसके अलावा कौन कौन मेंबर थे? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, एन गोपाला स्वामी अयंगर थे, उसके अलावा मोहम्मद सादुल्ला थे, ठीक है, बीएल मित्तर साहब थे, डीपी खेतान थे और के मुंशी। अच्छा देखिए, बीएल मित्तर जब हमारे बीमार हो गए थे तो उस समय एन माधवराव साहब आ गए थे, और डीपी खेतान के डेथ के बाद कौन आ गए थे? टीटी कृष्णामाचारी साहब आ गए थे। तो ये सातों मेंबर्स आपको याद रखना है, ठीक है। इन लोगों ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशन बना, हमारा मीटिंग हुई, टोटल हमारे पास जो है वो 11 सेशन में मीटिंग हुई। सेशन क्या होता है ना कि ग्रुप होती है, जैसे अभी देखिए पार्लियामेंट का हमारा सेशन चलता है, तो जनरली हो सकता है कि हाँ 8-10 दिन तक कंटिन्यू बैठे, फिर सब कोई को काम दे दिया गया कि इसके ऊपर आप काम करके आइए, किसी बंदे को दे दिया कि आप सिटीजनशिप के ऊपर काम करके आइए, किन्हीं को बताया कि आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर काम करके आइए, किन्हीं को बोला कि आप यूपीएससी के ऊपर काम करके आइए। तो वैसे जैसे वो लोग काम करके आते थे, फिर उसके बाद जो है अपना 15-20 दिन एक मीटिंग होती थी, 15-20 दिन की कंटिन्यू, उसमें सारा डिस्कशन होता था, जो प्रोविजन आ गया उसको फिर लिख दिया जाता था। तो टोटल 11 सेशन हुआ था इसका,
टोटल 11 सेशन हुए थे और 165 डेज तक। ठीक है, तो ये टोटल याद है क्या, 11 सेशन जो है इसका हुआ था, जिसमें से आपके लिए 3 सेशन इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट सेशन याद रखिएगा, 10th सेशन कब हुआ था ये इंपॉर्टेंट होता है, और 11th सेशन कब हुआ था ये तीनों। फर्स्ट सेशन कंस्टिट्यूएंट असेंबली का कब हुआ था, 11th सेशन और 10th सेशन, ये क्योंकि टोटल 11 सेशन हुए थे। उसके बाद हमको टोटल अप्रोक्सीमेट 3 साल लगा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, 2 साल 11 महीने 18 दिन, और उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया, जिसमें 64 लाख रुपए हम खर्च किए थे। ठीक है, तो ये बेसिक बातें आपको समझ आ गई होंगी। हमारा जो है वो एक मेजर कमेटी थी, कौन सी, तो वो मेजर कमेटी आपको याद रखना है। ठीक है, जिन्होंने ड्राफ्ट किया था, ड्राफ्टिंग कमेटी। पहला सेशन याद रखिएगा 9 से लेकर 23 दिसंबर 1947, 211 मेंबर उस समय क्या किए थे, पार्टिसिपेट किए थे। उसके बाद 10th सेशन 6 से लेकर 17 अक्टूबर तक, और जनरली जो 11th सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट सेशन था हमारा, जो 14 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चला था। ये लास्ट सेशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ठीक है, और फाइनल ड्राफ्ट जो है हमारा बन के जब तैयार हो गया, तब भीमराव अंबेडकर ने इस ड्राफ्ट को 4 नवंबर 1948 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने रखा कि ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो चुका है, ड्राफ्ट है, वो ड्राफ्ट इन्होंने प्रेजेंट कर दिया था। ठीक है, और आपको पता है ये कहाँ के थे, भीमराव अंबेडकर कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से चुन के आए थे, ये इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिए, बंगाल कॉन्स्टिट्यूंसी से। ये बंगाल कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ साथ में हम आपको दे दिए। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो चुका है, आ गया है, उन्होंने फाइनल ड्राफ्ट भी दे दिया था कॉन्स्टिट्यूशन का। सब कुछ आने के बाद जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 26 नवंबर को अडॉप्ट कर लिया गया। नेहरू जी ने बोला जी अब बन गया, अब एक काम करो लेके आ जाओ, आ गया, 26 नवंबर को हमने एक्सेप्ट कर लिया, और उसी डे को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, लेकिन नेहरू जी ने ना एक प्रोपोजल में एक चीज डाला, और उन्होंने बोला कि भाई एक काम करते हैं, इसको अभी अडॉप्ट ना करके 2 महीना बाद लागू करते हैं। आप भी पूछेंगे क्यों, एक्चुअली सबको ही ने उनसे पूछा था कि ऐसा क्या है भाई, अभी कर लेते हैं ना, अब तो बन के तैयार हो चुका है तो लागू कर लेते हैं। नेहरू जी बोले कि रुक जाओ थोड़ा सा, तो फिर पूछा गया क्यों, तो इन्होंने बताया कि हम 26 जनवरी को लागू करते हैं। तो लोगों ने पूछा ऐसा क्या है 26 जनवरी को। अब क्या है कि नेहरू जी इस समय जो है वो रावी नदी के तट पे जो है वो पहली बार जो है फ्लैग होस्टिंग किए थे, भूल सकते थे क्या। जब 1929 का लाहौर सेशन हुआ था, 1929 का कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ था, उस समय कांग्रेस ने जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा था, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का डिमांड इसी समय रखा था ना, और इसी समय डिसाइड किया गया था कि 26 जनवरी को हम लोग क्या करेंगे, भारत में पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। और उसी समय इस सेशन का अध्यक्ष किनको बनाया गया था, जेएल नेहरू को। और जेएल नेहरू ने जो है याद रखिएगा क्या किया था, रावी नदी के तट पे जो है वो फ्लैग होस्टिंग की थी, भारतीय झंडा फहराया था। तो ये डेट काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि पहली बार भारत में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया था 26 जनवरी 1930 को। इसलिए जब नेहरू जी ने ये बात बताई तो लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, बोला क्या दिक्कत है, 2 महीने की बात है यार, जिसे बनाने में 3 साल लगे हैं उसके लिए 2 महीने रुक ही जाते हैं। और फाइनली जो है वो 26 जनवरी 1950 को हमने क्या कर लिया, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंप्लीमेंट कर लिया। लेकिन क्या है ना कि कुछ प्रोविजन ऐसे थे जिसके लिए वेट नहीं कर सकते थे, कुछ प्रोविजन ऐसा था जिसके लिए हम इंतजार नहीं कर सकते थे। जैसे सुनिए, उस समय हमारे कंट्री का पार्टीशन हो गया ना 1947 में मुस्लिम लीग के कारण, और हमारा पार्टीशन कौन से बेसिस पे हुआ था, मुस्लिम मेजोरिटी के बेसिस पे। हमारा पार्टीशन जो है वो मुस्लिम मेजोरिटी के बेसिस पे हुआ था कि जो मुस्लिम मेजोरिटी रीजन होगा वो कहाँ जाएगा, पाकिस्तान में। और हमारे पास तो एक मुस्लिम एरिया था नहीं जी, है कि नहीं है, तो हमारे पास तो 2 मुस्लिम मेजोरिटी वाले थे। पहला अपने पास कहाँ, बंगाल वाले रीजन में, पंजाब वाले रीजन में। ठीक है, तो फाइनली हमने पाकिस्तान 2 जगह बनाया था, एक ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान बाद में जाके अपने पास बांग्लादेश बनेगा, उसकी स्टोरी अलग है। तो फाइनली कुछ प्रोविजन ऐसे थे जो पार्टीशन के कारण जब अफेक्ट हो रहे थे लोग, तो उसको अभी इंप्लीमेंट करना जरूरी था। 3 प्रोविजन थे जो हमने 1949 में ही एक्सेप्ट कर लिया, 26 नवंबर 1949 को लागू भी कर दिया। पहला तो अपने पास प्रोविजन रिलेटेड टू सिटीजनशिप, प्रोविजन रिलेटेड टू इलेक्शन एंड प्रोविजन रिलेटेड टू पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट्री प्रोविजन है इसको मैंने इंप्लीमेंट कर दिया। ये सिटीजनशिप से रिलेटेड जो आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 ये सब मैंने उसी दिन 26 नवंबर 1949 को इंप्लीमेंट कर दिया था, क्योंकि कुछ वैसे जरूरी मुद्दे थे जिनको हम छोड़ नहीं सकते थे। उस समय तो लोगों को यह भी नहीं पता था कि वो इंडिया में है कि पाकिस्तान में है, तो कुछ वैसे प्रोविजन जो रिलेटेड थे उनको हमने उसी समय इंप्लीमेंट कर लिया। ठीक है, और जब मैंने बनाया तो उस समय हमारे 395 आर्टिकल लिख दिए गए, 8 शेड्यूल और 22 भाग, साथ में एक प्रीएम्बल। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट टाइम में हमारे पास अप्रॉक्स 480 के आसपास हो चुका है कि नहीं, ये समझिए। और 12 हमारे शेड्यूल हो चुके हैं, और 25 जो है हमारे
पार्ट्स हो चुके हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन अपना क्या किया था, इंप्लीमेंट किया था, उस समय आर्टिकल कितने थे, शेड्यूल कितना था, और हमारे टोटल पार्ट्स कितने थे, ठीक है, अनुसूचियां ये, और ये अनुच्छेद, ठीक है, और ये भाग, तो ये आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये चीजें हमने उस समय क्या कर लिया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंप्लीमेंट उसी टाइम पे कर दिया था कुछ चीजें, ठीक है। अब क्या हुआ कि सब कुछ चलने लगा हमारा, ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी बन गई, ठीक है, बन के जो है अपना आ गया, ठीक है। उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो लीगल एडवाइजर थे, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, ये फैक्ट्स एकदम हू बहू उठ के आते हैं कि हमारे यहाँ लीगल एडवाइजर BN राव साहब को बनाया गया। अच्छा, यहाँ पे ड्राफ्ट्समैन या ड्राफ्ट्समैन SN मुखर्जी साहब। उसके अलावा अपने पास याद रखिएगा कि हमने जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, ठीक है, तो फाइनली जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर साइन भी किया गया था, और हमने जो है वो 24 जनवरी को जो है इसकी लास्ट मीटिंग की थी, है कि नहीं है, और इस समय इसके ऊपर साइन किया गया था। तो इस पे साइन किया गया था तो टोटल 244 मेंबर ने साइन किया था, टोटल 299 मेंबर्स थे, कुछ टपक गए, कुछ बीमार हो गए, है कि नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ कि 284 मेंबर ने जो है इसके ऊपर साइन किया था, जिसमें से 15 महिलाओं का साइन है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फ्रेमिंग में याद रखिएगा टोटल नंबर ऑफ फीमेल मेंबर जो है वो 15 ही है, और 15 की 15 महिलाएं उस दिन प्रेजेंट थी। ऐसी एक बात बताइए, कभी देखा है महिला क्रेडिट लेने में पीछे हटती है? अब क्या है कि उन लोगों ने इतना मेहनत किया था भाई, कैसे हट जाएंगे, है कि नहीं, है समझिए। अब तो हमारे यहाँ घर अगर साफ हो जाए ना, अगर मान लीजिए घर में कोई नई बहू आ गई, ठीक है, उसने घर को पूरा अच्छे से बहार दिया, ठीक है, साफ उफ कर दिया, है कि नहीं, दरवाजा वगैरह, तो बाहर से कोई आदमी आए तो सबसे पहले वो जाके खड़ा हो जाती है, ये बताने के लिए कि देखिए हमने किया है ये सारा का सारा काम। तो फाइनली याद रखिएगा कि हमारे 299 में 15 महिला मेंबर थी, उन सारी महिलाओं ने इसको साइन किया था। पहले प्रेसिडेंट उसके बाद जो है हमारे राजेंद्र बाबू बना दिए गए, और वो 26 जनवरी 1950 को जब हमने इंप्लीमेंट किया था उसी दिन बन गए, ठीक है। उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंग्लिश में लिखने का काम किया है अपने पास प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, और इसी को हिंदी में लिखने का काम किया है वसंत कृष्ण वैद्य ने। ये बात याद रखिए, ये अपने पास ये सब वन लाइनर है, बिल्कुल फैक्ट है, याद रख लेना है आपको, ठीक है। और डेकोरेट किया गया है नंदलाल बोस और बिहोर राम मनोहर जी के द्वारा, ठीक है। तो इन लोगों के बारे में याद रखिएगा। फिर हमने कुछ चीजें, जैसे कि हमने नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया था 22 जुलाई 1947 को। नेशनल एंथम, ठीक है, किसने गाया था भाई? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है। तो जनगण मन, ठीक है, उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, कब? 24 जनवरी को। नेशनल सॉन्ग बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो आनंद मठ में देखने को मिलता है, कौन सा? वंदे मातरम, ठीक है, वो हमने जो है वो 24 जनवरी को एक्सेप्ट कर लिया। तो ये कुछ प्रोविजन है जो हमने 24 जनवरी को एक्सेप्ट कर लिया। हमने झंडा, जो फ्लैग है, वो 22 जुलाई को एक्सेप्ट कर लिया। और भारत जो है वो कॉमनवेल्थ का मेंबर भी अपने आप को बना लिया 1949 में। कॉमनवेल्थ क्या था कि जब ब्रिटिशर्स छोड़ के गए थे ना, ठीक है, मतलब जितनी भी कंट्रीज को उन्होंने छोड़ा था, उन सबको बोला था कि आप अपना एक ग्रुप बना लो कॉमनवेल्थ, उसमें अगर ज्वाइन होना तो हो जाओ। ये कंपलसरी नहीं था, लेकिन मैंने जो है वो साइन कर लिया, ठीक है, हम कॉमनवेल्थ के मेंबर होंगे। ये कंपलसरी नहीं था, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है कि कॉमनवेल्थ के मेंबरशिप को हमने रेटिफाई कर लिया था 1949 में। और ये कुछ फैक्ट्स है जो आपको याद रखने हैं, बिल्कुल बेसिक बात है, याद रखिएगा। तो ये बता दिए हैंड रिटन जो है अपने पास कैसे है, ठीक है। और देखते देखते हमारा जो संविधान है वो भारत का सबसे जो संविधान बना वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट संविधान के रूप में निकल के आया, लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में निकल के आया हमारा संविधान, ठीक है, जिसका हमने सिंबल भी क्या डाला? एलिफेंट, हाथी विशाल होता है भाई, है कि नहीं है। तो मतलब हमारा संविधान भी कोई छोटा मोटा थोड़ी ना, बहुत बड़ा है, ठीक है, याद रखिएगा। और हमने पूरा का पूरा जो संविधान का लैंग्वेज डाला था वो कौन सा था? इंग्लिश। देखिए उसको हिंदी में लिखा गया है, ठीक है, उसको हिंदी में जो है अपने पास वसंत कृष्ण वैद्य जी ने जो लिखा है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेकिंग लैंग्वेज था ना, वो मेकिंग लैंग्वेज अपने पास इंग्लिश में था। जो कॉन्स्टिट्यूशन का मेकिंग लैंग्वेज था वो क्या था? इंग्लिश में था। अभी मैंने बताया टोटल 21 कमेटी थी, 13 माइनर कमेटी, 8 मेजर कमेटी। तो ये माइनर और मेजर कमेटी के बारे में याद रखिएगा। टोटल मेजर कमेटी में कौन कौन सी कमेटी के चेयरमैन कौन थे? जैसे देखिए यूनियन जितना वर्ड है जी, ये सारे तो अपने पास आ जाएंगे, कौन? जवाहरलाल नेहरू साहब, ठीक है, यूनियन वाले। तो यहाँ देखिए यूनियन पावर कमेटी, पावर किनके हाथों में? नेहरू जी के हाथों में। कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन नेहरू जी के हाथों में। अच्छा, स्टेट वाला, यूनियन और स्टेट दोनों उन्हीं के लिए है। तो स्टेट कमेटी जो है वो किनके हाथों में? नेहरू जी के हाथों में। अच्छा, होम मिनिस्टर कौन बनाए गए थे? पटेल साहब, ठीक है।
तो जो प्रोविंशियल होंगे, जो प्रोविंसेस, प्रोविंसेस का मतलब स्टेट ना जी, ठीक है। तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी किनके हाथों में? पटेल साहब के हाथों में। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल, ये सब देखिए जब अपने पास ये प्रोविजन एक दो बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। तो ये ट्राइबल वाला प्रोविजन किनके हाथों में था? सरदार पटेल साहब के हाथों में, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखिएगा ड्राफ्टिंग कमेटी हमने बताया भीमराव अंबेडकर साहब के पास। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी राजेंद्र बाबू, क्योंकि पूरा का पूरा जिम्मेवारी किनके पास था? कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो पूरा का पूरा जिम्मेवारी तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन के पास था, वो राजेंद्र बाबू थे, ठीक है। और स्टेयरिंग कमेटी के चेयरमैन भी कौन थे? राजेंद्र बाबू। तो ये कुछ अपने पास मेजर कमेटीज थी, ये कमेटीज आपको याद रखने हैं, इनके साथ में चेयरमैन याद रखने हैं, ये पूछा जाता है अपने एग्जाम में पूरा का पूरा। उसके अलावा कुछ माइनर कमिटीज है, ठीक है, इसमें कुछ कुछ याद रखिएगा, जैसे हम बताते हैं फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, तो भाई पूरा का पूरा चेयरमैन वही कर रहे हैं, तो पैसा का लेन देन तो वही करेंगे, है कि नहीं। उसके अलावा नेशनल फ्लैग, ये भी राजेंद्र बाबू के पास था, ठीक है। उसके अलावा क्रीडेंशियल कमेटी कृष्णा स्वामी, के फॉर क्रीडेंशियल वैसे याद रखिएगा, सी से शुरू होता है लेकिन आप के से याद रखिएगा, क्रीडेंशियल कमेटी कृष्णा स्वामी अय्यर के पास था। हाउस कमेटी पट्टाभी सीतारामैया, सीतारामैया मूवी समझ लीजिएगा, ये घर की कहानी है कि नहीं है, समझिए, तो वैसे आपको याद रह जाएगा कि हाउस कमेटी सीतारामैया के पास था। चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस सीतारामैया जी के पास था। बिजनेस, पैसा वैसा का बात, बिजनेस का बात मुंशी लोग करते हैं, तो यहाँ से बिजनेस के बारे में याद है क्या? के एम मुंशी, है कि नहीं है, समझिए। कमेटी ऑन द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, ये जीवी मावलंकर साहब, है कि नहीं है, वो वही जो अपने पास लॉ मेकिंग के चेयरमैन थे। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के लिए जो कमेटी थी उसके चेयरमैन थे अपने पास कौन से? वरदाचारी, वरदाचारी, एस वरदाचारी, उनके बारे में याद है क्या? ये साथ में अपने पास एडॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप, उसके भी चेयरमैन थे। तो ये कुछ कमेटीज है, आपको याद रखना है ये कमेटीज। तो ये कमेटीज कुछ याद कर लीजिएगा, ठीक है, जिसमें से मेजर कमेटीज पूरा याद कीजिएगा, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ वो आता है, ठीक है। ये कुछ वैसी कमेटीज है जो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको अलग से डाला है, जैसे लिंग्विस्टिक प्रोविंशियल कमेटी, एस के धड़, लिंग्विस्टिक प्रोविंशियल कमेटी जो इस कमीशन के चेयरमैन थे, ठीक है, वो एस के धड़ साहब थे। एडहोक कमेटी ऑन फ्लैग, तो फ्लैग के बारे में मैंने बताया राजेंद्र बाबू थे, ठीक है। कैपिटलिस्ट स्टेट, यहाँ समझिए एक चीज बताते हैं आपको। अब भारत हमारा जो है वो आजाद हो गया, ठीक है, तो भारत ने जो है वो सोचा कि हम कैसा इकोनॉमी अपनाएं, ठीक है। उस समय पूरे वर्ल्ड में दो तरीके की इकोनॉमी थी, एक इकोनॉमी थी सोशलिस्ट और एक तरीके की थी कैपिटलिस्ट, है कि नहीं, समझिए। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो वर्ल्ड वॉर का पीरियड शुरू हो जाता है, वर्ल्ड पॉलिटी में आप पढ़िएगा कि वर्ल्ड ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे खत्म हुआ, ठीक है, इसके बाद कोल्ड वॉर जैसा जो है वो पीरियड शुरू हो जाता है। कोल्ड वॉर एक तरीके का आइडियोलॉजिकल वॉर है ना जी, दो ग्रुप के बीच में हुआ था, आइडियोलॉजिकल वॉर है, ठीक है। एक तरफ कैपिटलिस्ट ग्रुप है और दूसरी तरफ अपने पास सोशलिस्ट ग्रुप है। कैपिटलिस्ट ग्रुप जिसका लीडर यूएसए है और सोशलिस्ट ग्रुप जिसका लीडर यूएसए सर है। इधर चल रही है दोनों के बीच में लड़ाई, ठीक है। इधर अमेरिका जो है वो लास्ट में जापान के ऊपर बम गिरा के बोल रहा है वर्ल्ड का पावरफुल हम है, तो हमारे पास जैसा इकोनॉमी का फॉर्म है वो सब एडॉप्ट करो। उधर रसिया बोल रहा है कि हम पावरफुल है, शुरू से पावरफुल हम रहे हैं, ठीक है, हमारा इकोनॉमी एडॉप्ट करो। तो भारत के पास दो ऑप्शंस थे कि हम दोनों में से कुछ अपनाएं, लेकिन फाइनली हमने दोनों में से कुछ ना अपना के मिक्स्ड इकोनॉमी को जो है अपना, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है हमने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। मतलब दोनों प्रोविजन चलिए हम, दोनों प्रोविजन चाहिए हमको, ठीक है। तो इसके ऊपर वाला जो पॉइंट है ये आपको शायद समझ आ गया होगा कि लिंग्विस्टिक प्रोविंशियल कमीशन का जो चेयरमैन बनाया गया था और एडॉक कमेटी ऑन फ्लैग के जो चेयरमैन बनाया गया था, ये दोनों का नाम याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें आप लोगों को शायद समझ आ गई होंगी, ठीक है। और लास्ट में हमारा जो है वो क्या हुआ कि जब कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बन गया, ठीक है, तो हमने पहला रिपब्लिक डे बनाया है कि नहीं है। अब जो रिपब्लिक डे होता है वो कितने तारीख को होता है ये बताने की बात तो है नहीं, ये तो आपको पता होगा कि 26 जनवरी को है कि नहीं है। स्कूल में जो जलेबी मिलता है खाने जाते हैं हम, एक की जगह दो लेके आते हैं, तो 29 जनवरी को जो है याद रखिएगा अपने पास, ठीक है। उसके बाद रिपब्लिक डे उस दिन सेलिब्रेट होता है और इंडिपेंडेंस डे साथ में बता दीजिए कब होता है। आप लोगों को पता होगा 15 अगस्त को आजादी मनाते हैं हम लोग, है कि नहीं है, समझिए। उस समय जो है प्राइम मिनिस्टर हमारे रेड फोर्ट के ऊपर जो है फ्लैग को क्या करते हैं, होस्ट करते हैं, ठीक है। और 26 जनवरी जो रिपब्लिक डे होता है उस समय प्रेसिडेंट जी जो है फ्लैग होस्ट करते हैं, है कि नहीं। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको याद रखनी है। पहले चैप्टर का ये पूरा का पूरा कंटेंट था अपने पास, ठीक है। बाकी देखिए इस कंटेंट का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ ले सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके, ठीक है। और बाकी आप यहाँ पे अपने पास आके जो है देख सकते हैं, है कि नहीं है। टेलीग्राम चैनल पे आ जाइएगा, यहाँ से अगर आप स्कैन करना चाहते हैं स्कैन कर लीजिए, तुरंत यहाँ से सिविल संग्राम के चैनल से जुड़ जाइएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो भाई ये कॉन्टेक्ट नंबर है, यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर लीजिए, आप यहाँ पे व्हाट्सएप कीजिए, आपको सारा का सारा जानकारी दे देंगे। अगर मान लीजिए कभी जैसे देखिए
बेसिक कुछ बातें होती हैं जो आपको शायद क्लास में समझ ना आए, हो सकता है कि आप बाद में लेना चाहते हैं, बाद में पूछना चाहते हैं, कुछ भी आप यहाँ डाल लीजिए, आपके डाउट को हम देख लेंगे और वहीं तुरंत आपको रिप्लाई कर देंगे, है कि नहीं। हम लोगों का ये जो क्लास चलने वाला है, मैंने बताया कि हमारा जो क्लास होगा वो टोटल जो है अपना कितना 12 से 15 सेशन होंगे पॉलिटी का। इस 12 सेशन में अप्रोक्सीमेट मान लीजिए 12 सेशन, इस 12 सेशन में आपका पॉलिटी का बेसिक सारा कंप्लीट हो जाएगा। आप मेरे साथ जो पढ़ रहे हैं ना, अगर आपको मन करे तो आप पेन कॉपी उठा लीजिए, इसको साथ में लिख लीजिए। हाँ, थोड़ा हम स्पीड बोलते हैं तो भाई आपको आदत डालनी है, आपको आगे मेंस भी तो लिखना है ना, है कि नहीं। तो थोड़ा स्पीड अगर बोलते हैं तो आप लिख लीजिए अपने रफ लैंग्वेज में, वो जैसे भी लिखते हैं वैसे लिख लीजिए। और बाद में अगर कोई दिक्कत हो तो आप जो है वो हमें व्हाट्सएप कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए, वहां से पीडीएफ ले लीजिए, वहां से लिखते रहिएगा आराम से, है कि नहीं। कुछ बेसिक एक्स्ट्रा पॉइंट जो जो बताते जाएंगे वो करते जाइएगा। और साथ में हम लोग क्या करेंगे, सारा का सारा जितना भी टॉपिक है वो सारा कवर कर लेंगे, ठीक है। चाहे वो बिहार स्पेशल हो, इकोनॉमी हो, इन सब के साथ साथ। और साथ में हम एक चीज बोलेंगे कि आप लोग जुड़िए तो अपने दोस्तों को बताइए, लाइब्रेरी में बैठते हैं आप लोग, शेयर कर दिया कीजिए, ताकि देखिए जब लाइव है ना आप लोग जुड़िएगा ना, और जब आप लोग अपना कमेंट दीजिएगा ना, तो उसमें हम आपको ना और भी चीजें बता सकते हैं। हो सकता है कि कुछ पॉइंट जो हमसे रह रहा हो, जब आप वहां पूछिएगा या फिर आप वहां पे एक्सप्लेन कीजिएगा, आप वहां पे बताइएगा थोड़ा सा भी पॉइंट, तो हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे, चीजें हमारे बीच में आ जाएंगी, ठीक है।